स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हम अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। अब उसमें पढ़ा था पिछले लेक्चर पे कुछ ये चीज़ें हमने देखी थी। वहाँ देखा था कि मुख में डाइजेशन कैसे होता है, उसके बाद फिर मुख के बाद जितनी वहाँ पर सारी क्रियाएं थी डाइजेशन के होने के बाद, मतलब डाइजेशन से लेकर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने वहाँ पे देखा। अब आगे क्या है भाई, मुख में जब हम भोजन चबा लेते हैं उसको अच्छे तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, तो अब बताओ भोजन की निगलने की बारी आती है। अब निगलनेंगे तो इसका मतलब अब भोजन कहाँ जाएगा, मुख के बाद अगली प्रोसेस होती है वो कहाँ पर पहुँचती है। तो हमने कहा था कि वो ग्रासनाल में जाएगी। कहाँ जाएगी, भोजन नली भी कह सकते हैं, भोजन नली में जाएगी। अब मतलब हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब भोजन कहाँ पर पहुँचता है, भोजन नाल में पहुँचता है। तो ठीक है। तो अब अगला सिस्टम हम यहाँ पर क्या लिखते हैं आपका, पहला तो ये कि भोजन नाल में या फिर उसको ग्रास नाल में पाचन कहेंगे, और दूसरा पॉइंट क्या और फिर लास्ट में पहुंचता है कहाँ पर, आमाशय में। तो ठीक है, पहला हेडिंग या फिर पहला पॉइंट आप बनाएंगे ग्रास नाल में पाचन। ग्रास नाल, ग्रास नाल या फिर किसी को कहते हैं भैया भोजन नाल। भोजन नाल में पाचन, भोजन नाल में पाचन। ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि डेली दैनिक जीवन में यूज होती है। क्या, जैसे एक छोटा सा फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं भाई, ये हमने बना लिया। ये क्या है, ये मुख है। मुख के बाद ये ई से स्टार्ट होता है क्या, ये ग्रास नाल, ये भोजन नाल। उसके बाद ये भोजन नाल आकर के कहाँ पर जुड़ती है, तो ये स्टमक में आकर के जुड़ती है। कहाँ पर, स्टमक में आकर के जुड़ती है। कुछ ऐसी थैली रहती है किसकी, तो ये स्टमक की, ऐसी समझ। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारा तो मुख हो गया। अब मुख की जितनी क्रियाएं पाचन वाली थी हमने पढ़ ली है। ठीक है, अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन बने, जैसे हम उठा दे क्वेश्चन कि मुख में, क्या मुख में दूध का पाचन हो सकता है, क्या मुख में दूध का पाचन हो सकता है, या फिर क्या मुख में प्रोटीन का पाचन हो सकता है। तो आप क्या बताओगे, नहीं बताओगे, कि नहीं बताओगे ना, है ना। मतलब यहाँ पर मुख में प्रोटीन हो या फिर दूध हो उसका पाचन नहीं हो सकता है, दही हो उसका पाचन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि प्रोटीन और दूध के पचाने वाले एंजाइम्स नहीं है कहाँ पर, मुख में। लेकिन कुछ एंजाइम थे। वो कौन से एंजाइम थे, तो एमाइलेज प्रकार का एंजाइम था। अब एमाइलेज का काम क्या होता है, वो शुगर का पाचन करता था, क्या, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता था। तो वहाँ यहाँ पर केवल और केवल कहते स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था। लेकिन अभी तो सारा सब कुछ बाकी है। अब सब कुछ कहाँ पर जाएगा, वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम बना दिए हैं, ये मुख है। बाकी की ये वाली जो मतलब नली आपको दिख रही है, इसी को कहते हैं भोजन नाल। भोजन नाल, भोजन नाल को इंग्लिश में कहते हैं ऑइसोफेगस। क्या, ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस, ऑइसोफेगस है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन हमारा ये बनाता है कि जैसे हमने भोजन नाल तो ड्रॉ कर दिया, लेकिन इसी से सटी हुई एक नाल और होती है। इसी से जस्ट सटी हुई एक नाल और होती है। तो उसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे। क्या है कि वो नाल हमारी यहाँ से लगी होती है, यहाँ से लगी होती है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ऐसे ये कहेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ जा कर के ये है ना, इसको यहाँ पर हम क्या कहते हैं, ये नाक से जुड़ी होती है। किससे, नाक से। लेकिन ये जो नली है यहाँ पर, ये वाली, मतलब हम कहेंगे कि आपको दो नली दिख रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, है ना। तो पहली वाली ये जो नली है, ये आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन बनाया गया है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनाया गया है कि हमारे गर्दन में जो दो नालियां हैं, नालियां का मतलब एक भोजन नाल है और दूसरी श्वास नाल है। तो सबसे ऊपर या गले में जस्ट घुटके के सामने कहेंगे ऐसे, वो कौन सी नाल होती है, आगे कौन सी नाल होती है, पीछे कौन सी नाल होती है, ये आपसे पूछा गया। तो जरा कंफ्यूज नहीं होंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। पहले जो आगे ये वाली नाल होती है, ये श्वास नाल होती है। क्या, श्वास नाल होती है। ये कौन सी नाल है, ये श्वास, मतलब श्वास नाल जो होती है वो गले में आगे होती है, और जबकि भोजन नाल उसी नाल के जस्ट पीछे होती है। मतलब ये श्वास नाल तो इसी के जस्ट पीछे लगी हुई कौन सी नाल है, तो भोजन नाल। ठीक है, अब हमें ध्यान क्या देना है कि ये जो भोजन है, भोजन कहाँ से गुजरेगा, भोजन गुजरेगा मुख से, और मुख के बाद कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। देख रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा बंधन टाइप का लगा है। बंधन का काम है। काम क्या है कि आप अपना मुख जब खोलोगे बड़ा सा, तो वहाँ पर आपको दिखेगा एक घंटी जैसा ढक्कन दिखता है, जिसको ग्लॉटिस कहा जाता है। क्या, कि जब आप अपना मुख खोलोगे तो ऐसी कुछ संरचना दिखेगी, मतलब वॉल्व जैसी संरचना।
वाल्व जैसी संरचना दिखेगी, तो वो वाल्व क्या होती है, जैसे हम इसका स्ट्रक्चर एक और ड्रॉ करते हैं, देखेंगे थोड़ा ध्यान से। ये क्या है, ये दो प्रकार की नलियां हैं, है ना, ये दो प्रकार के नलियां हैं। उसके बाद ये क्या है, ये भाई हमने छोटा सा वाल्व बना दिया है, जस्ट यहीं से लिपटा हुआ, और ऐसा वाल्व है, ऐसा वाल्व रहता है। अब इस वाल्व को यहाँ पर कहा जाता है क्या, ग्लॉटिस। क्या कहा जाता है भैया, ग्लॉटिस कहा जाता है। ग्लॉटिस का मतलब होता है, इसको हम कहेंगे गुलेट या फिर घंटी द्वार कह सकते हैं ना। ये चीज क्या, घंटी, जिसको घाटी भी बोलते हैं ना, ये क्या है, घंटी द्वार है। यहाँ से देखेंगे ग्लॉटिस है। अब ग्लॉटिस क्या है, एक वाल्व जैसी संरचना है। इसका काम क्या होता है, इसका काम इन्हीं नालिकाओं को ढकने का काम होता है। क्या, इन्हीं नालिकाओं को, मतलब ये अभी आप मुंह खोलोगे ना, तो मुंह जैसे ही खोलोगे तो ये ऊपर उठ जाएगी। ये क्या होगी, ये ऐसे ही ऊपर उठ जाएगी, मतलब ये दोनों की दोनों नलियां क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप मुख बंद करते हो, तो ये जो घंटी या फिर ग्लॉटिस है, ये किसी ना किसी एक पर जाकर के बंद हो जाती है। एक पर जाकर के ऐसे ही फिक्स हो जाती है, और वो नाल क्या होती है, वो नाल बंद हो जाती है। कैसे, जैसे हम मान लेते हैं कि अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम केवल बातें कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं। तो बोलने के समय क्या होती है कि मतलब अंदर से वायु आती है, प्रेशर देते हैं अंदर से। तो जब प्रेशर अंदर से देते हैं तो वो वायु निकलती है, और वायु आपको पता है कहाँ से निकलेगी, तो श्वास नाल से वायु निकलेगी। और आप एक बात ध्यान ये रखेंगे कि इसी श्वास नाल पर एक कंठ बना होता है। क्या बना होता है, कंठ। क्या बना होता है, कंठ बना होता है। कंठ का मतलब एक वॉइस बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स को हम कहेंगे कि जहाँ से हमारी आवाज़ें निकलती है, जहाँ से हमारी आवाज़ें निकलती है। अब इस कंठ में होता क्या है, तो इस कंठ में बहुत छोटी छोटी क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी झिल्लियाँ लगी होती हैं। क्या होती हैं, बहुत पतली पतली झिल्लियाँ लगी होती हैं, जिनसे होकर के क्या, वायु जाकर के टकराती है और वहीं से आवाज़ निकलती है, वॉइस बॉक्स। अब इस वॉइस बॉक्स से जब ये वायु निकलती है तो प्रेशर से जाती है, तो ये ढक्कन जो है ग्लॉटिस, ये खुल जाता है, ऊपर उठता है, और कहाँ पर जाकर के सेट हो जाता है, तो इस वाले पर सेट हो जाता है, मतलब दूसरी नालिका पर सेट हो जाता है। समझे क्या, कि ये ग्लॉटिस ऊपर उठता है और दूसरी नालिका पर जाकर के सेट हो जाता है। तो इस वजह से क्या, ये आवाज़ निकलती है। लेकिन रही बात कि जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खा रहे होते हैं, तो अब क्या हुआ कि मुख से भोजन जाने को है। कहाँ से भोजन, कहाँ से जाएगा, मुख से भोजन जाने को है। लेकिन बात क्या है कि ये जो ढक्कन है, ये जो घंटी द्वार है या ग्लॉटिस है, ये अब किसको ढकेगा, जब हम भोजन निगलेंगे तो यह श्वास नाल को आकर के ढक लेता है। किसको ढक लेता है, श्वास नाल को ढकता रहता है। ऐसे मतलब लगातार ढकता रहता है, खुलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ढक लेता है कि हमारी सांस बंद हो जाए, ऐसा नहीं है। ढकता रहता है, खुलता रहता है। ढकता मतलब कि जैसे ही भोजन निकला तैसे फिर खुल गया, फिर जैसे ही भोजन निकला फिर खुल गया। जैसे ही, मतलब हम कहें कुछ सेकंड लगते हैं ये भोजन पार होने में, यहाँ कुछ सेकंड में, कुछ ये जैसे ये मुख वाला जो गोलस है, भोजन है, ये जब आप निकलते हैं तो थोड़ा सा समय लगता है, कुछ ही सेकंड लगते हैं यहाँ से निकलने में। अब होता क्या है कि यदि यही भोजन जाकर के यहाँ पर फंस जाता है तो क्या होता है, हमें थोड़ी सी सांस लेने में तकलीफ होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है। और वैसे ही आप थोड़ी सी जब जोर से सांस लेते हो तो ये मुख, मतलब ये भोजन या तो बाहर आ जाएगा झटके के साथ, या तो बाहर आ जाएगा, और या तो क्या होता है, या तो आकर के इसी पे एकदम से फिक्स हो जाएगा। और जैसे ही फिक्स हुआ, ये घंटी का द्वार नहीं खुला, तो होता क्या है कि सांस अंदर नहीं जाती, और अंदर नहीं जाएगी तो वही क्या होता है, लास्ट में डेड बॉडी हो जाती है। तो इस तरह से क्या है कि इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो ये ग्लॉटिस क्या करता है, वो श्वास नाल को ढकता और खोलता रहता है, ताकि ये क्या हो कि भोजन का एक भी टुकड़ा श्वास नाल में ना जाने पाए, भोजन का एक भी टुकड़ा श्वास नाल में ना जाने पाए। और यदि किसी कारणवश भोजन का एक आध टुकड़ा श्वास नाल में चला भी गया तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो आपको क्या, वही खांसी आती है, छींक आती है, तो इस तरह से वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और यदि वो कहीं फंसा रहेगा तो वो आपके गले में, या तो अगर फंस गया तो सड़न पैदा कर सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है।
ठीक है। तो ये बात है, ग्लॉटिस का काम आपने देखा, मतलब वो घंटी द्वार है या फिर जो भी एक वाल्व की तरह है, उसका काम इम्पोर्टेंट क्या है वही इतना आप बताएंगे कि यह दोनों मतलब ये नालिकाओं को ढकता और खोलता रहता है। ठीक है, ये बात आप स्पष्ट कर पाए। लेकिन अब यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ से आप बताएंगे कि श्वासनाल को तो अब हम यही छोड़ देते हैं, ये भोजन क्या है यहाँ से निकला, यहाँ से कुछ सेकंड में जैसे ही निकला तो आके आके इस वाली भोजन नालिका में पहुँचता है। अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि इस भोजन नलिका में क्या उस भोजन का पाचन होता है, क्या ये भोजन उस भोजन नलिका में रुकता है या फिर सीधा का सीधा चला जाता है यहाँ से आकर के तुरंत यहाँ पहुँचता है। ऐसे क्या ये तुरंत ही पहुँचता है? तो हाँ, हमें इस बात की यहाँ पर ध्यान देंगे क्या कि जैसे ही भोजन यहाँ से निकलता है, ग्लॉटिस से होकर के जैसे पार हुआ, तैसे हम कहेंगे कि ये हमारी भोजन नलिका स्टार्ट हुई। अब भोजन नलिका में भोजन रुकता नहीं है, भोजन क्या होता है, रुकता नहीं है। लेकिन यदि रुक जाए तो क्या होगा, वही आपको खाना खाने में या फिर निकलने में तकलीफ होगी। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक्स्ट्रा कोई सोर्सेज लगा करके उसको अंदर मतलब डालना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, पानी पीते हो, है ना। तो यहाँ पर एक कारण ये है कि जब भोजन नली से अंदर जाता है तो एक ये पूछा जाता है कि किस विधि द्वारा ये भोजन जो है गले के अंदर मतलब भोजन नाल के द्वारा आमाशय में पहुँचता है। किस विधि के द्वारा भोजन नाल के द्वारा आमाशय में पहुंचता है? तो हम कहेंगे कि जो हमारी भोजन नाल है यहाँ पर ये पेशियां लगी होती हैं। कैसी पेशियां लगी होती हैं? ऐसे। इसको जब हम इसको थोड़ा सा और ये मान लेते हैं कि ये हमारी भोजन नलिका है, आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो पेशियां एकदम सीधी नहीं, कुछ इस तरह से होती है। कैसे? कुछ ये इस तरह से होती है, ऐसे लहरदार होती हैं। अब इनका काम क्या है कि ये फैलती और सिकुड़ती रहती, ऐसे फैलेंगे फिर सिकुड़ेंगे, फैलेंगे और सिकुड़ेंगे, जिसके कारण से क्या होता है, इस नलिका में भोजन नलिका में एक हलचल पैदा हो जाती है। कहेंगे हलचल पैदा हो जाती, एक गति बन जाती। देखेंगे जब ये सिकुड़ेगी फैलेगी तो इसमें एक लहर की तरह क्या गति उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो भोजन यहाँ से जाएगा वो इन्हीं से टकराता हुआ झट से नीचे चला जाएगा। कहाँ पहुँचेगा? डायरेक्ट आकर के इस भोजन थैले में गिरेगी, है ना। कहाँ पर पहुँचेगी? भोजन के थैले में गिरेगी। तो ऐसे में भोजन यहाँ से यहाँ तक आने में जो टोटल समय लगेगा वो लगभग हम कहेंगे 7 से 8 सेकेंड का समय लगता है। तुरंत भोजन भोजन नाल से होता हुआ कहाँ पर पहुँच जाता? तो आमाशय में। लेकिन अब आइसोफेगस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले तो ये जो हमारी भोजन नलिका होती है इसको कहेंगे कि ये 25 से लेकर के कितनी सेंटीमीटर या फिर 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी लंबी? यही इतनी है, 20 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ठीक है। अब उसके बाद हम ये कहेंगे कि जो आइसोफेगस या ग्रास नाल है इसमें किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, कोई पाचन। अब आप यहाँ पर आपसे ये पूछ सकता है एग्जाम, क्या पूछ सकता है कि मतलब भोजन का पाचन किस पार्ट में नहीं होता या फिर किस डाइजेस्टिव पार्ट में किसी भी भोजन के पदार्थ का पाचन नहीं होता? तो आप बताओगे क्या? भोजन नाल या फिर आइसोफेगस या ग्रास नाल ही एक ऐसा डाइजेस्टिव पार्ट है जिसमें किसी भी मतलब पार्ट का पाचन नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं, यहाँ पर एंजाइम नहीं होते हैं। अब भाई जब एंजाइम नहीं है तो पाचन कौन करेगा? क्योंकि पाचन कराने का काम तो एंजाइम का ही होता है। तो अब यहाँ पर आप लिखोगे कि यहाँ पर इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन नहीं होता है। भोजन का पाचन कहाँ नहीं होता है? तो आइसोफेगस में नहीं होता है। ठीक है। अब यहाँ से आपसे कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है क्या कार्बोहाइड्रेट का पाचन आइसोफेगस में होता है, प्रोटीन का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है, जो भी कुछ कहे तो आप सब पे जवाब देना है नहीं, किसी का भी पाचन नहीं होता है आइसोफेगस में। ठीक है, बता पाए। उसके बाद हम कहें कि भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचने में ये कितना समय लगता होगा? तो आप क्या बताओगे? आइसोफेगस में लगभग 7 से लेकर के 8 सेकंड में भोजन 7 से लेकर 8 सेकंड में भोजन क्या होता है? मुख से डायरेक्ट आमाशय में पहुंच जाता है। भोजन मुख से आमाशय में पहुंच जाता है।
आमाशय में पहुंच जाता है। ठीक है, इतनी बात आप बताओगे। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि अगला हमसे ये पूछ सकता है कि ऑइसोफेगस में भोजन किस क्रिया द्वारा आगे बढ़ता है। पॉइंट है, अच्छा है, देख लेंगे, लिख भी लेंगे क्या कि ऑइसोफेगस में भोजन किस क्रिया द्वारा आगे बढ़ता है। क्या इसको यहाँ से लकड़ी डाल करके अंदर इसको धक्का देना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। या फिर जबरदस्ती एक एक जैसे जैसे छोटा छोटा जब हम निवाला निगलते हैं तो वो बार बार पानी पीने की जरूरत होती है? ऐसा तो कुछ नहीं है। हम तो पूरा का पूरा भोजन खा जाते हैं और लास्ट में पानी भी नहीं पीते। तो वो कारण पूछ रहा है कि किस कारण से क्या ये भोजन जो है जाकर के सीधा आमाशय में गिरता है। कौन सी, क्या कोई इसमें गति होती है? तो हाँ, वो बताओगे आप, वही संकुचन और क्रमाकुंचन की गति होती है। तो यहाँ पर लिखोगे संकुचन, संकुचन तथा क्रमांकुंचन, संकुचन तथा क्रमांकुंचन गति के कारण, गति के कारण, कारण भोजन, भोजन भोजन नाल में आगे बढ़ता है ना, यही ना कहोगे, भोजन भोजन नाल में आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। बताओगे भैया ठीक से क्या कि संकुचन तथा क्रमांकुचन। संकुचन का मतलब क्या? संकुचित, संकुचित होना। फिर क्रमांकुचन का मतलब फैलना, संकुचित होना, फैलना। तो इस तरह से इसमें यही क्रिया बनी रहती और एक कहेंगे कि गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिससे ये भोजन क्या सीधा का सीधा आकर के आमाशय में। लेकिन अब आपसे ये पूछ सकता है कि ये संकुचन तथा क्रमांकुचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो आप बताओगे ऑइसोफेगस में तो हो ही रही है, लेकिन ऑइसोफेगस में कहाँ होगी? तो ऑइसोफेगस की पेशियों के बीच होती है ना, पेशियों में होती है। तो यहाँ पर लिखोगे कि भोजन नाल की, भोजन नाल की, भोजन नाल की पेशियों में, है ना भैया, ये पेशियों में संकुचन तथा क्रमांकुचन गति के कारण भोजन भोजन नाल में क्या होता है? आगे बढ़ता है। ठीक है, ये बात बताओगे। उसके बाद अच्छा हमसे ये पूछ सकता है कि जो भोजन नाल में भोजन है, जैसे अभी जो पहुंचा नहीं है आमाशय में, जो बोलस है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भोजन पहुंच गया। देखो इसको हमने क्या मान लिया कि ये भोजन है हमारा, अभी पहुंचा है। तो इसकी प्रकृति पूछ सकता है कि ये किस प्रकृति का है, एसिडिक है या बेस है, एसिडिक है या बेस है, ये पूछ सकता है। अच्छा, ऐसे में तो आपका जवाब क्या हो सकता है? ये तो भोजन की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हमने खाया क्या है ना। जी बिल्कुल, बात तो सही है कि हमने खाया क्या है। जैसे हम मान लेते हैं बहुत ही खट्टा खाया है, बहुत ही खट्टा खाया है, तो क्या होगा कि बहुत ही खट्टा, इसकी प्रकृति एसिडिक होगी, बता दोगे। लेकिन बहुत मीठा खाया तो उसकी प्रकृति मीठी होगी। लेकिन आपको ये आंसर देना सुटेबल नहीं है। ये एग्जाम हमारे ये इसके पॉइंट से पूछता है, क्या होगा कि जो मुख में लार बन रही है, जो मुख में लार बन रही है। अब लार में पता है कि लार जो होता है वो थोड़ा सा एसिडिक नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि लार का पीएच मान लगभग 6.5 से लेकर 6.8 या 6 से लेकर 7 के बीच में होता है, हल्की सी एसिडिक होती है। तो उस रूप में आप क्या बताओगे कि ये जो भोजन है वो थोड़ा सा एसिडिक है ना, ये बताओगे। उसके बाद अगला पॉइंट अगला क्या है कि जब भोजन नाल से होता हुआ आमाशय में पहुंचने को होता है, तो वहां पर एक यहाँ पर भी कपाट लगा होता है। कहेंगे क्या? कपाट का मतलब होता है दरवाजा, कपाट का मतलब होता है दरवाजा। अच्छा, इसको हम इस तरह से बना रहे, जरा देखेंगे, एक ऐसे स्विच के आकार का, ये देखेंगे यहाँ पे समझ लेंगे कि हिंज लगा है। और उसके बाद क्या होगा, यही भोजन आएगा, जस्ट यहाँ पहुंचेगा, उसके बाद तुरंत यहाँ गिर जाएगा। कपाट लगा होता है। तो इस कपाट का नाम पूछा जाता है कि भोजन नाल तथा आमाशय के मध्य वो कौन सा वाल्व है, कौन सा कपाट है ना, कौन सा वाल्व या कौन सा कपाट स्थित है? तो आप बताओगे इसको कार्डियक वाल्व बोलते हैं। क्या भैया? कार्डियक वाल्व, कार्डियक वाल्व। अब इसका काम क्या होता है? तो कार्डियक वाल्व का काम बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि यही कार्डियक वाल्व जो करता है वो भोजन नाल से भोजन स्टमक में तो जाने देता है, मतलब पेट में या आमाशय में तो जाने देता है, लेकिन आमाशय का भोजन दोबारा, हम कहेंगे आमाशय का भोजन दोबारा ये भोजन नाल में नहीं जाने देता है। काम क्या होता है कार्डियक वाल्व का? तो ये कहेंगे
आमाशय से भोजन दोबारा कहाँ नहीं जाने देगा, भोजन नाल में नहीं जाने देगा, जबकि भोजन नाल का जो भोजन है वो कहाँ आने देगा, वो आमाशय तक आने देगा। ये बता दोगे या फिर लिख भी लो। कार्डियक वाल्व का काम क्या है कि ये ऑइसोफेगस वाला जो भोजन आप है इसमें उपस्थित था, ये सीधा का सीधा आमाशय में तो जाने देता है, लेकिन दोबारा इसी भोजन को आमाशय से ऑइसोफेगस में नहीं जाने देता। कार्डियक वाल्व का काम ये है। लेकिन होता है ऐसा क्या कि हमें कभी कभी मतलब जब हमारी तबीयत खराब होती है या वैसे भी उल्टी आ जाती है ना, अब क्या होगा, तो जब इस तरह से वाल्व लगा रहेगा तब तो भाई भोजन मतलब यही भोजन दोबारा वापस जा ही नहीं पाएगा। क्या होगा कि यही भोजन दोबारा वापस नहीं जा पाएगा। जब इस तरह से वाल्व लगा होगा तो यही भोजन नहीं जाने देगा। मतलब कार्डियक वाल्व वहां पर क्या काम नहीं करता है क्या, जब हमें उल्टी आने को होती काम करता है, लेकिन क्या होता है कि जब उल्टी आती है तो हमारे मतलब कहेंगे कि पेट से या स्टमक से बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया जाता है, तो क्या होता है कि ये वाल्व ऑटोमेटिक खुल जाता है। ये वाल्व क्या होता है, खुल जाता है। मतलब आप कभी आपको मतलब उल्टी तो आई होगी ऐसा, लेकिन जब उल्टी आती है तो देखते हो कि बहुत ज़्यादा प्रेशर से अंदर से मतलब एक कहेंगे प्रेशर डालता है। किस पर डालता है, तो कार्डियक वाल्व पे डालता है, जिसके कारण से आमाशय में स्थित जो भोजन है वो कहाँ पर जाता है, वो तुरंत पुनः कहाँ पर पहुंच जाता है, ऑइसोफेगस, और ऑइसोफेगस से पुनः मुख में पहुंच जाता है ना। हालांकि यहाँ पर आपको कार्डियक वाल्व के बारे में बस इतना बताना है क्या कि कार्डियक वाल्व एक ऐसा वाल्व है जो कि ऑइसोफेगस से भोजन स्टमक में तो जाने देता है, लेकिन स्टमक से दोबारा वापस भोजन ऑइसोफेगस में नहीं जाने देता। ठीक है, इतनी बात बता देंगे। उसके बाद अब क्या होगा कि अब तो भोजन भैया पहुंच जाता है कहाँ, अब भोजन पहुंच जाता है तो आमाशय में या स्टमक में। ये क्या है, ये स्टमक है। स्टमक जिसको हम पेट कहते हैं, क्या स्टमक, इसी को आमाशय या फिर पेट कहते हैं, आमाशय या पेट कहते हैं। अब हुई बात ये आमाशय में पहुंच गई, अगली हेडिंग क्या बनेगी, डाइजेस्टिव या फिर डाइजेशन इन स्टमक। इतना बताओगे। अब देखो डाइजेशन इन स्टमक, अब आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है ना, ये चीज हम देखेंगे। अब देखो सबसे पहली बात तो हम थोड़ा सा आमाशय के बारे में जान लेते हैं कि आमाशय होता क्या है। तो आमाशय जो है ये एक भोजन का थैला होता है। क्या, भोजन का थैला होता है। इसको हम क्या कहेंगे, भोजन का थैला। आपसे पूछा जाए भोजन का थैला किसे कहते हैं, तो आप बताओगे कि स्टमक को कहते हैं। उसके बाद स्टमक में जो भोजन है वो कितनी देरी तक रहता है, तो स्टमक में जो भोजन है, स्टमक में भोजन 3 से लेकर के 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक, 3 से लेकर के 4 घंटे तक रहता है। देखो अभी आप 12 बजे खाना खा लें, 12 बजे मान लेते हैं खाना खा लिया, अब क्या होगा कि लगभग 3 से 4 बजे के बीच तक जाते जाते आपको दोबारा भूख महसूस होने लगेगी। मतलब कि यहाँ का भोजन यहाँ से हट जाता है और फिर से आपको क्या होती है, भूख महसूस होने लगती है। लेकिन अब आप फिर पूछोगे कि भूख कैसे महसूस होती है, तो अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे भूख कैसे महसूस होगी। लेकिन स्टमक में जो भोजन है वो कितने घंटे तक रहता है, 3 से 4 घंटे तक। उसके बाद जो स्टमक है वो कैसा है, हमने बताया एक थैले जैसा है। तो थैले का आकार पूछ सकता है हमसे, भाई एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये कहेंगे कि इसकी जो लंबाई होती है 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर लंबा होता है। क्या, 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर लंबा क्या होता है, स्टमक होता है। उसके बाद 8 से लेकर के 10 सेंटीमीटर क्या होता है, ये चौड़ा होता है। 8 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक थैले के आकार की संरचना होती है। ठीक है, उसके बाद इस स्टमक में क्या होता है, इस स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। इसको यदि हम ऐसे डिवाइड कर दें तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। पहला ये क्या कहलाता है, ऊपरी वाला भाग, इसको अग्रभाग, इसको मध्य भाग, इसको पश्च भाग कहते हैं। हिंदी में क्या है, इसको अग्रभाग, इसको मध्य भाग और इसको पश्च भाग कहते हैं। तो अग्र या ऊपरी भाग को कार्डियक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डियक कहा जाता है। कार्डिक लिख दिया हमने, कार्डिक कहा जाता है। उसके बाद मध्य भाग को क्या कहा जाता है, मध्य भाग को फंडिक कहते हैं। क्या, फंडिक कहते हैं। उसके बाद ये पश्च या फिर निचले वाले भाग को पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइलोरिक। पाइलोरिक किसको कहते हैं, तो आमाशय के ही ये पार्ट है, लेकिन सबसे निचला वाला पार्ट पाइलोरिक, मध्य वाला भाग फंडिक और ऊपरी वाला भाग कार्डिक कहता है।
है ना। इतनी बात आप स्पष्ट कर पाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि आमाशय तो स्थित कहाँ होता है, आमाशय जो है वो स्थित कहाँ होता है, तो आप बताओगे बॉडी में स्थित होता है। अरे बॉडी में तो सब कुछ है, लेकिन अब वहां से ये पूछता है कि किस कैविटी में स्थित है, किस गुहा में स्थित है, थोरेसिक कैविटी है या फिर एब्डोमिनल कैविटी है, वक्ष गुहा है या उदर गुहा है, तो ये चीज हमें जानना है। तो आमाशय जो है या फिर स्टमक ये एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है। किसमें? एब्डोमिनल, ऐसे कहोगे एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब उदर गुहा, उदर गुहा, और उदर गुहा का मतलब आप ये समझ लीजिए, अगर ना याद हो तो उदर का मतलब पेट होता है ना, तो पेट वाली गुहा में स्थित होता है क्या? स्टमक, ठीक है। लेकिन रही बात ये कि उदर गुहा, हमें ये समझना कि उदर गुहा और फिर ये वक्ष गुहा कहाँ कहाँ से ली जाती है। तो यहाँ पर एक डायाफ्राम होता है, ऐसे मान लेते हैं। ये क्या है? ये एक डायाफ्राम है। यही डायाफ्राम जो है वो हमारे शरीर के दो पार्ट करते हैं। एक क्या, इसको थोरेसिक कैविटी बोल देता है, इसको एब्डोमिनल कैविटी बोल देता है, ठीक है। तो ये थोरेसिस मतलब वक्ष गुहा, वक्ष गुहा मतलब जहाँ पर आपका ये लंग्स होते हैं, फेफड़े जहाँ पर होते हैं, सीना जहाँ पर होता है वो वक्ष गुहा है। उसके बाद एब्डोमिनल का मतलब वही पेट वाला सारा सिस्टम है ना, तो यहाँ पर स्थित होता है। उसके बाद अगला पॉइंट ये है कि ये जो आमाशय है ये हमारे शरीर में एब्डोमिनल कैविटी में दाएं तरफ स्थित होता है या फिर बाएं तरफ स्थित होता है। तो आपने महसूस किया होगा कि यह एब्डोमिनल कैविटी में बाएं तरफ स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है? बाएं तरफ। तो एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में आमाशय कहाँ पर स्थित होता है? आमाशय बाईं तरफ स्थित होता है। ध्यान से देखेंगे, बाईं तरफ स्थित होता है। कहाँ पर होता है? बाईं तरफ। नॉर्मल सी बात है, आप बता भी देंगे किस तरफ। जैसे अब क्या होता है कि जैसे ये हमने फिगर बनाया, ये यहाँ से ऐसे मुड़ा होता है ना, ये चीज होती है। तो स्टमक जो है वो बाईं तरफ स्थित होता है। उसके बाद यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो भोजन है, यहाँ पर भोजन आके रुक तो जाता है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर भोजन का पाचन होगा, लेकिन भोजन का पाचन किस विधि द्वारा होगा, किस विधि द्वारा होगा, या फिर कौन कौन से एंजाइम्स निकलेंगे? भाई जब तक एंजाइम नहीं होगा तब तक भोजन का पाचन हो नहीं सकता। जब तक एंजाइम नहीं होंगे तब तक भोजन का पाचन नहीं हो सकता है, जिसका मतलब स्टमक में एंजाइम होते हैं। स्टमक में एंजाइम होते हैं। तो आप कहेंगे कि स्टमक में क्या होता है? स्टमक में जठर रस होता है। क्या बताओगे? जठर रस होता है। जठर रस, इसको क्या कहा जाता है? तो जठर जूस ही बोलते हैं ना, क्या कहता है? जठर रस होता है। लेकिन जठर रस निकलता कहाँ से है? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आमाशय में जठर ग्रंथियां होती है। क्या? जठर ग्रंथियां होती हैं। जठर ग्रंथियां होती हैं। इन जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। क्या बताओगे? इन जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। अब इस जठर रस की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? जठर रस की प्रकृति भैया अम्लीय होती है। जठर रस की प्रकृति अम्लीय होती है। अब अम्लीय क्यों होती है? क्योंकि इसका जो पीएच होता है, इसका जो पीएच होता है, हाँ, पीएच के बारे में बड़ा कंफ्यूजन है। तरह जितनी प्रकार की बुकें आप देखोगे उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस, हेरा फेरी जरूर मिल जाएगा। किसी में कुछ लिखा है तो किसी में कुछ लिखा है। कहीं पर ऑप्शन 1 से लेकर के 3.5 तक मिलता है, किसी में 0.9 से लेकर 1.5 मिलता है। तो आप क्या बताओगे? इसका जो पीएच है वो कहोगे कि 0.9 से लेकर के 3.5 के बीच में। यदि कहीं ऑप्शन में आपको कुछ भी मिल जाए तो आप सही कर दोगे। क्या? क्यों? क्योंकि एग्जाम वाले इनके बीच भी मानते हैं, है ना। क्या मानते हैं? जैसे यदि हम आपको बता दें कि एक बुक में लिखा है 0.9 से लेकर के 1.5 इतना लिखा है, हम आपको कह दें कि जठर रस का पीएच बस इतना ही होता है। अब उसके बाद यदि मान लेते हैं कि यदि वहां पर जठर रस का पीएच 2 दे दिया, 2.5 दे दिया, तो आप 2.5 नहीं लगाओगे क्या? 3.5 नहीं लगाओगे क्या? लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्यों? क्योंकि जठर रस का जो मैक्सिमम पीएच मान होता है वो 3.5 से ज़्यादा नहीं होता। जठर रस का मैक्सिमम पीएच मान आप समझिए कि 3.5 से ज़्यादा नहीं होता और 0.9 से कम नहीं होता।
तो इतना इतने के बीच में जो भी ऑप्शन मिले आप तुरंत सही कर लो। ठीक है, अब हमने बात की क्या कि जठर रस में जठर ग्रंथियों से क्या जठर रस कैसे होता है, अम्लीय होता है, और अम्लीय का जो पीएच मान होता है वो 0.9 से लेकर के 3 पॉइंट हमने बता दी, इनके बीच में जो भी हो आप सही करोगे। ठीक है, उसके बाद ये है कि इस जठर ग्रंथियों से क्या केवल जठर रस मतलब निकलता है या फिर जठर रस जो निकलता है उसमें क्या क्या होता है, तो आप बताओगे कि जठर रस में जो होता है वो जठर रस में जो होता है, हम यहाँ से यहाँ लिख दें जठर रस। ठीक है, ये चीज यहाँ लिख दे रहे हैं। जठर रस में जो होता है वो केवल हम कहेंगे अम्लीय प्रकृति का HCl नहीं होता। सबसे पहले पॉइंट पर यहाँ हम कहेंगे HCl उपस्थित होता है। क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक प्रकार का एसिड है, क्या उपस्थित होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा भैया कि पूरे बॉडी का वो कौन सा डाइजेस्टिव पार्ट है या वो कौन सा अंग है जहां पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, तो आप क्या बताओगे? स्टमक है। क्या बताओगे? स्टमक है। अब इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का काम क्या होता है तो अभी हम जान लेते हैं। इसके अलावा और इसमें क्या होते हैं कि इन जठर रस में और भी होते हैं और प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। सबसे ये है। उसके दूसरे पॉइंट पर यहाँ पर म्यूकस होता है। क्या? म्यूकस। म्यूकस का मतलब श्लेष्मा होती है। क्या होती है? श्लेष्मा होती है। उसके बाद तीसरे पॉइंट पर इसमें क्या उपस्थित होते हैं तो हम कहेंगे कि इसी जठर रस में पेप्सिन, क्या? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज नामक एंजाइम्स होते हैं। हाँ, आप ध्यान से देखेंगे कि यही 3 प्रकार के एंजाइम्स स्टमक में पाए जाते हैं। कौन कौन से? पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। ध्यान से देखेंगे पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। क्यों? क्योंकि यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि आप बताइए क्या स्टमक में ग्लूकोज का पाचन होता है? आप ये बताओ क्या स्टमक में स्टार्च का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है? तो आपको बताना रहेगा। कैसे आप बता पाओगे? कि जब आप यहाँ पर जानते रहोगे कि कौन सा एंजाइम वहाँ पर स्टमक में उपस्थित है, तो आप देखोगे कि पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज है। अब पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज तीनों में से कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करे। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम ही नहीं है तो पाचन कैसे होगा? तो इसका मतलब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता है। किसमें? तो स्टमक में, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए एमाइलेज एंजाइम की जरूरत है। अब एमाइलेज तो है नहीं, एमाइलेज केवल मुख में था, तो मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ, उसके बाद ना तो हम कहेंगे ऑइसोफेगस में होगा और ना ही स्टमक में होगा। बाकी अब जब ये छोटी आंत में जाएगा, ग्रहणी में जाएगा, तो वहां पर मिलेगा, वहां पर पाचन होगा। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं यहाँ। तो ये 3 प्रकार के एंजाइम आपने क्या देखा? HCl, म्यूकस और पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज भी किसमें उपस्थित होते हैं? इसी जठर रस में उपस्थित होते हैं। ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, अब रही बात की HCl क्या है? HCl का मतलब है, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक, ये तो बात तो आप जानते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक प्रकार का हम कहेंगे कि यहाँ पर प्रबल अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है एक प्रबल अम्ल है। अब जरा आप ये हमें ये बताइए कि इस स्टमक में इस प्रबल अम्ल की जो पीएच मान होता है वो यही 0.9 से लेकर 1.5 के बीच में होता है। HCl का जो पीएच मान होता है यहाँ पर वो 0.9 से लेकर 1.5 के बीच में होता है। अब जरा बताओ कि इतने पीएच पर या फिर इतना सांद्र प्रकार का HCl या फिर एसिड यदि आपकी त्वचा पर गिरा दिया जाए तो त्वचा कट जाएगी। क्या होगा? त्वचा कट जाएगी। लेकिन होता क्या है कि इस स्टमक में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ऐसा होता तो आमाशय कुछ दिन तक ही जीवित रह पाता, मतलब कुछ दिन तक तो सही ढंग से कार्य करता, उसके बाद नष्ट हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता। कारण क्या है? एक सिंपल सा कारण ये है कि इसी स्टमक में म्यूकस भी निकलता रहता है। म्यूकस का मतलब क्या है? म्यूकस का मतलब हम कहेंगे कि एक श्लेष्मा होती है। क्या? श्लेष्मा। श्लेष्मा को हम कहेंगे कि एक प्रकार का वो भी जूस ही होता है, रस ही होता है, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव को कहते हैं कम करने।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव को क्या करती है, कम करती है, जिससे क्या होता है, इसकी जो ये पेशियां होती हैं, इन पेशियों पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रभाव नहीं पड़ता है। ये श्लेष्मा क्या होती हैं, जाकर के इसी स्टमक की पेशियों पर चिपक जाती हैं और वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का प्रभाव नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण से ये स्टमक जो है वो सुरक्षित रहता है। और यही यदि म्यूकस यहाँ से हटा दिया जाए तो स्टमक घायल हो जाएगा, किसके प्रभाव से, HCl के प्रभाव से। तो आप सबसे बड़ा कारण ये जान गए कि म्यूकस का इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट काम यहाँ पर ये भी है कि जैसे बार बार हम भोजन करते हैं, जब तक हमारी उम्र रहती, जब तक जीवन रहता, तब तक हम क्या करते हैं, भोजन तो करते रहते हैं। लेकिन बात ये है कि भोजन करते वक्त ये जो भोजन नाल है, यहाँ से भोजन गुजरता रहता है। कभी ठोस बहुत ज़्यादा हो गया, कभी तो नरम या फिर गीला भोजन। गीला है तो ठीक है, लेकिन जो ठोस भोजन है उसको जाने में यहाँ से इन भोजन नाल को तकलीफ नहीं होती है क्या? या फिर बार बार भोजन जा रहा है तो उस मतलब कहेंगे भोजन नाल को तो घिस जाना चाहिए, भोजन नाल की पेशियों को घिस जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, लेकिन होता है ऐसा नहीं है। क्या, क्यों नहीं होता? क्योंकि इस ओएसोफेगस में भी म्यूकस निकलता रहता है। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं उनसे म्यूकस स्रावित होता रहता है और वही म्यूकस क्या करता है, इनकी पेशियों पर जाकर के लिपट जाते हैं, जिससे क्या होता है, भोजन का लुब्रिकेशन भी होता रहता है और भोजन सरक करके आसानी से फट से चला जाता है, कहाँ पर, आमाशय में चला जाता है ना। तो इस वजह से यहाँ हम कहेंगे भोजन नाल या ओएसोफेगस को भी कोई तकलीफ नहीं होती। और जैसे ही हम यहाँ से म्यूकस को हटाए, भोजन नाल या फिर स्टमक कुछ भी हो, सारा का सारा सिस्टम कुछ दिन काम करके खत्म हो जाएगा, है ना। आपने ये देखा HCl। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो HCl है वो काम क्या करेगा, HCl जो है वो काम क्या करेगा। तो यहाँ पर अगला पॉइंट हम लिखेंगे कि आमाशय में HCl का काम तो ये है कि जो भी भोजन आप खा रहे हो, जो भी भोजन आप ले रहे हो डाइट के रूप में, वो डाइट क्या कर रहा है कि उसके साथ कुछ खराब या हानिकारक बैक्टीरिया भी चले जाते हैं। जैसे हमने मुख में पाचन पढ़ते हुए देखा था क्या कि यहाँ पर लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है, जो क्या काम करता है, जो भोजन के साथ आए हुए खराब बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब लेकिन ये बात है कि ये लाइसोजाइम मान लेते हैं कि पूरी तरह से खराब बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया को नहीं मार पाए, जीवित रहेंगे और बैक्टीरिया तो जाहिर सी बात है भोजन नलिका के द्वारा आमाशय में पहुंचेंगे। अब इसका मतलब यहाँ पर भी यदि HCl ना होता तो वो जाकर के क्या तुरंत आमाशय को डिफेक्ट करते, फिर बॉडी डिफेक्ट होती। लेकिन HCl के प्रभाव से जो बचा कुछ बैक्टीरिया यहाँ पर पहुँचता है वो पूरी तरह से डेड हो जाता है। आप क्या बताओगे, पूरी तरह से डेड हो जाता है। और वही बैक्टीरिया जब डेड नहीं हो पाता है, उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, बढ़ने लगती है, तो क्या पेट की बीमारियां हो जाती हैं, जाहिर सी बात है ना। तो पेट की बीमारियां कौन कौन सी होती हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, ये भोजन के साथ आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। क्या करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करता है। अब हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कौन करेगा, तो HCl करेगा। कौन करता है भैया, HCl। मेन इंपॉर्टेंट काम इसका ये है क्या कि हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है, कौन, HCl। ठीक है, इतनी बात समझ में। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये म्यूकस है। अब म्यूकस की बात हमने बता दी, यहाँ पर म्यूकस की बात ये बता दी कि म्यूकस एक प्रकार का लुब्रिकेशन ऑयल है। म्यूकस जो है एक प्रकार का लुब्रिकेशन ऑयल है जो कि इस आमाशय की पेशियों में लग जाता है, लिपट जाता है, जिससे होता क्या है कि इस HCl का प्रभाव एक तो नहीं पड़ता है, दूसरे यहाँ पर आकर के जो भोजन अभी इकट्ठा हो रहा है उनके प्रभाव से भी तो इसको घिस जाना चाहिए, लेकिन ऐसा आमाशय में होता नहीं है। या फिर कहेंगे इसके प्रभाव से आमाशय में दर्द होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सुरक्षात्मक आवरण या सुरक्षात्मक रस उपस्थित होता है, जिसका नाम क्या है, म्यूकस है। उसके बाद यहाँ पर उपस्थित होते हैं पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज नामक एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज किसमें, इसी में, या फिर कहेंगे स्टमक।
स्टमक में पेप्सिन रेनिन लाइपेज एंजाइम है। अब ये क्या करेंगे, ये पचाने का काम करेंगे। एंजाइम आ गया तो आप तुरंत समझ जाओ कि वहां पर भोजन पचने वाला है। म्यूकस से भोजन पचता नहीं है, एक बात ध्यान से देखेंगे, म्यूकस से भोजन कभी नहीं पचेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर एंजाइम समय, ये केवल एक लुब्रिकेशन ऑयल है, सुरक्षात्मक तेल है ना। लेकिन पेप्सिन रेनिन लाइपेज ये क्या है, ये सभी एंजाइम्स हैं, ये सभी एंजाइम है और एंजाइम का काम क्या है, पचाना। अब इनसे क्वेश्चन कैसे बनता है, आप ये देखिए किस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पेप्सिन रेनिन लाइपेज से पूछा यह जाता है कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, आमाशय में फैट का या फिर वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, और आमाशय में कहेंगे दूध का पाचन कौन सा एंजाइम करता है। तो सबसे पहली बात आप लिखोगे कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन के बारे में हम देखेंगे। पेप्सिन नामक जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। लेकिन फिर यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा कि प्रोटीन का पाचन करेगा तो किस में बदलेगा, प्रोटीन जो है वो पेप्टोन्स में बदलेगा। किस में, पेप्टोन, इसमें बदलेगा, पेप्टोन में बदलेगा। और यही पेप्टोन बाद में किस में बदल जाता है, तो पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड में बदल जाता है। और यही पॉलीपेप्टाइड बाद में जाकर के इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही सुटेबल हो जाता है उसे पचाना, है ना। वो जाकर के हमारे बॉडी में या फिर कहेंगे ऑर्गन्स में सेट हो जाता है, मरम्मत का कार्य करता है प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन नामक एंजाइम करता है। अब इस पेप्सिन नामक एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन किस में करता है, तो आप बताओगे पेप्टोन में करता है। ठीक है, इतनी सी बात आप बता देंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा है रेनिन। रेनिन, रेनिन नामक एंजाइम है। अब रेनिन नामक एंजाइम ये क्या करता है, तो रेनिन जो एंजाइम है वो दूध का पाचन करता है। क्या, दूध का पाचन करता है। लेकिन रही बात ये, दूध में भी प्रोटीन ही होती है, दूध में भी प्रोटीन होती है। तो पूछा जाएगा कि कौन सी प्रोटीन है, सो केसीन प्रोटीन है। दूध में कौन सी प्रोटीन है, तो केसीन प्रोटीन है, केसीन प्रोटीन। अब जरा बताओ, अब क्वेश्चन मामला ये फंस गया कि प्रोटीन तो ये भी है, प्रोटीन तो ये भी है, इसका मतलब क्या होना चाहिए था, तो दूध का पाचन पेप्सिन को करना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होता, दूध का पाचन पेप्सिन नामक एंजाइम नहीं करता, केसीन का पाचन रेनिन करता है। आपसे यह क्वेश्चन बना सकता है क्या कि केसीन प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम स्टमक में करता है, तो वो रेनिन करता है। या स्टमक हो या छोटी आंत हो, जहां भी रेनिन रहेगा वहां पर केसीन प्रोटीन का पाचन करेगा, पेप्सिन कभी नहीं करेगा। ध्यान से देखेंगे, क्यों, क्योंकि यदि हम दूध हटा दें तो यहाँ पर भी प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप क्या एक बार भटक सकते हो जरूर, लेकिन भटकना नहीं है। भटकना ये नहीं है कि प्रोटीन देख करके पेप्सिन नहीं सही कर देना है। केसीन प्रोटीन है और केसीन प्रोटीन का पाचन रेनिन मतलब रेनिन नामक एंजाइम ही करेगा। लेकिन अब रही बात ये कि जो रेनिन नामक एंजाइम है ये दूध के केसीन प्रोटीन का पाचन किसमें करेगा, तो हम कहेंगे दूध को दही में बदलेगा। किस में बदलेगा, दही में बदलता है। मतलब कहेंगे दूध को फाड़ देता है, दूध को फाड़ना, दही बनना, है ना। तो दूध को फाड़ने का काम, दूध को दही बनाने का काम कौन सा एंजाइम करता है, रेनिन नामक एंजाइम करता है। अब आप एक बार ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुन लेंगे कि जो रेनिन है जहां भी रहेगा वो दूध का ही पाचन करेगा। ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात ये बन सकती है कि जो रेनिन नामक एंजाइम होता है वो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या रेनिन नामक एंजाइम पुरुषों में या वयस्क पुरुष में अधिक होती है या फिर बच्चों में अधिक होती है, या फिर क्या कारण है कि रेनिन नामक जो एंजाइम है ये वयस्क पुरुषों में कम हो जाती है। ठीक है, तो आप ये बताओगे कि जो रेनिन नामक एंजाइम है वो रेनिन नामक एंजाइम बाद में पुरुषों में, मतलब जैसे जैसे एक बच्चे से उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ने लगती है तो रेनिन नामक एंजाइम धीरे धीरे कम स्रावित होने लगता है, धीरे धीरे कम स्रावित होने लगता है। और इस वजह से आमाशय में रेनिन की मात्रा कम हो जाती है, और रेनिन की मात्रा कम होने की वजह से दूध का पाचन कम होता है वयस्क मनुष्यों में बच्चों की अपेक्षा। बच्चों में रेनिन नामक जो एंजाइम है ये बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है, और दूध का पाचन फटाफट होता रहता है। यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि दूध का जो रेनिन नामक एंजाइम है ये किस आयु तक
मेंटेन बना रहता है, उसके बाद किस आयु के बाद घटने लगता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखोगे कि जीरो से लेकर के 6 वर्ष तक, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक, क्या बताओगे? 0 से लेकर के, वैसे तो यहाँ से आप क्या कहोगे 3 और 6 भी या 3 5 ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन आप क्या लिखोगे कि 0 से लेकर के 6 वर्ष तक, 0 से लेकर के 6 वर्ष तक रेनिन नामक एंजाइम, रेनिन एंजाइम बना रहता है, रेनिन एंजाइम बना रहता है। लेकिन उसके बाद बॉडी में रेनिन की मात्रा कम होने लगती है। क्या? रेनिन की मात्रा कम होने लगती है। यही कारण है ना दूध पीने से गैस बन जाती है। क्यों? क्योंकि पाचन तो हो नहीं पाता है, तो किस में बदलेगा? गैस बनेगी, या फिर पाचन आमाशय में इधर उधर होगा, या फिर डिफेक्ट करेगा, है ना। तो अब क्या होता है कि लेकिन बच्चों में ऐसा नहीं होता कि गैस बन जाए या फिर ऐसा कुछ, हालांकि बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता होगा, लेकिन वयस्क पुरुष में या फिर वृद्ध पुरुषों में ऐसा बहुत देखा जाता है। ठीक है, तो आप क्या बताओगे कि रेनिन जो पाचन करता है वो दूध का पाचन करता है। रेनिन कब तक मेंटेन बना रहता है बॉडी में? 0 से 6 वर्ष तक, उसके बाद इसकी मात्रा कम होने लगती है। इतना बता दोगे। अब अगला पॉइंट है, अगला क्या है? पेप्सिन, रेनिन और उसके बाद है लाइपेज। उसके बाद लाइपेज नामक एंजाइम। अब लाइपेज को गैस्ट्रिक लाइपेज भी कहा जाता है। ध्यान से देखेंगे, कहीं पर यदि गैस्ट्रिक लिखा मिल जाए तो आप नहीं कहोगे कि ये दूसरा है। गैस्ट्रिक लाइपेज जो है, ये लाइपेज जहाँ वर्ड आए आप कहोगे कि ये वसा का पाचन करता है। किसका? फैट का पाचन करता है। फैट वसा का पाचन किस में करता है? तो वसीय अम्ल में करता है। किस में करता है? वसा का पाचन वसीय अम्ल में करेगा। अब क्वेश्चन ये बनाएगा कि स्टमक में वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो आप बताओगे ना लाइपेज या फिर गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम करेगा। अब गैस्ट्रिक लाइपेज नामक एंजाइम जहां भी उपस्थित होगा वहीं पर वसीय अम्ल का पाचन करेगा। प्रोटीन का पाचन, पेप्सिन जहां रहेगा वहीं प्रोटीन का पाचन करेगा। रेनिन जहां रहेगा वहीं दूध का पाचन करेगा। लाइपेज जहां रहेगा वहीं किसका पाचन करेगा? वसीय अम्ल। तो यहाँ पर यही तीनों एंजाइम्स स्टमक में उपस्थित होते हैं, एमाइलेज नहीं होता है। ठीक है, इतना बता देंगे। और उसके बाद अगला एक इम्पॉर्टेंट बात अभी छूट रही है क्या? वो ये है कि आमाशय में जो भोजन है, आमाशय में हमने तो बता दिया, आमाशय में जो भोजन है वो 3 से 4 घंटे रहता है, लेकिन वो पिसता है, उसी में पिसता है। क्या? घूम घूम के। क्या ऐसा थोड़ी है कि जाकर कि ये आमाशय में भोजन गिर गया, वो क्या इकट्ठा बना रहेगा? ऐसे ही इकट्ठा तो नहीं बना रहता है, वो इसी में घूमता रहता है। अब किस कारण से घूमता रहता है? तो जैसी क्रिया भोजन नाल में हो रही थी पेशियों के मध्य, ऐसी ही क्रिया आमाशय की पेशियों के मध्य भी होती रहती है। हलचल, मतलब हमेशा कुछ न कुछ हलचल होती रहती है, जिसके कारण से भोजन इसी में घूमता रहता है, और घूमने से भोजन बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में पिस जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि आमाशय में भोजन लिख लेना ध्यान से। आमाशय में भोजन क्रमांकुंचन, ये क्वेश्चन पूछा गया है भैया। आमाशय में भोजन किस विधि द्वारा पिसता है? आमाशय में भोजन किस विधि द्वारा पिसता है? तो आप क्या बताओगे? आमाशय में भोजन क्रमांकुंचन विधि द्वारा पिसता है। क्रमांकुंचन विधि द्वारा पिसता है। किस विधि द्वारा पिसेगा? तो क्रमांकुंचन। अब क्रमांकुंचन संकुचन वही बात है, मतलब आमाशय की पेशियां एक बार फैलती हैं तो एक बार सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, जिसके कारण से भोजन एक जगह इकट्ठा नहीं रहता, वो बार बार उसी में घूमता रहता है। और जाहिर सी बात है, जब घूमते रहेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते रहेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते रहेंगे, तो भोजन पिसता है। ठीक है, अब इस पिसे हुए भोजन के बारे में बात यह है कि इस पिसे हुए भोजन को यहाँ पर इस पिसे हुए भोजन को आमाशय में काइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइम कहा जाता है।
कायम, कायम कहा जाता है। ये भी पूछा गया भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे हैं, जितने पूछे गए हैं हम वहीं से क्वेश्चन उठाए। आमाशय में जो भोजन है, जो पिसा हुआ भोजन है, वो किस नाम से जाना जाता है? वो कायम कहा जाता है। ध्यान रहे, बोलस भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। क्यों? क्योंकि बोलस भी एक प्रकार का भोजन का रूप है, लेकिन भोजन केवल बोलस कब कहा जाता है? जब भोजन मुख में पिसता है तो वहां पर उसे बोलस कहा जाता है। लेकिन जब वही भोजन आमाशय में आकर के और छोटे टुकड़ों में पिसता है तो उसको कायम कहते हैं। कायम का मतलब होता है लुगदी। कायम का मतलब क्या होता है? लुगदी, है ना। लुगदी जैसी जब बन जाता है तो उसी को लुगदी कहते हैं या कायम कहते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात थी आमाशय से लेकर के। अब बात यह है कि आमाशय से जो भी रिलेटेड व्याधियां होंगी या रोग हैं वो हम बाद में पढ़ लेंगे रोग वाले चैप्टर में। आज के लिए हम कहेंगे बस इतना। लेकिन एक पॉइंट ये है, जैसे यहाँ पर एक वाल्व लगा है तो यहाँ पर भी एक वाल्व लगा होता है, तो एक पॉइंट यहीं पर लिख लेंगे लास्ट में, क्या? आमाशय तथा ग्रहणी, आमाशय तथा ग्रहणी, ये यहाँ से एक सी आकार की संरचना ऐसी आपको दिखेगी। अब ये सी आकार की जो संरचना है ये ग्रहणी है। ये क्या है? ग्रहणी है। तब आमाशय तथा ग्रहणी के बीच में एक कपाट होता है। क्यों? यदि यही कपाट ना होता तो डायरेक्ट भोजन यहाँ आता और यहाँ से फट से यहाँ चला आता, यहाँ सारी क्रिया नहीं हो पाती, पिस नहीं पाता, तो यहाँ पर भी कपाट लगा होता है या दरवाजा लगा होता है या वाल्व लगा होता है। तो इस वाल्व के या आमाशय तथा ग्रहणी में लगे वाल्व को क्या कहा जाता है? पाइलोरिक। क्या कहा जाता है? पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है। पाइलोरिक वाल्व कहा जाता है किसको? तो यही वाल्व पाइलोरिक वाल्व है। किसके किसके मध्य लगा होता है? स्टमक तथा डाउट्रम या फिर ग्रहणी के मध्य जो वाल्व लगा होता है उसको किस नाम से जानते हैं? पाइलोरिक नाम से जानते हैं। क्या आप यहाँ से स्पष्ट कर पाओगे क्या? आमाशय के निचले वाले पार्ट को पाइलोरिक कहा जाता है और पाइलोरिक में लगे कपाट को पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरिक कपाट कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। आमाशय में पाचन पूरा का पूरा हो गया। जो भी क्वेश्चन थे आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये वादा है। अब क्या होगा? अब अगला पॉइंट है ग्रहणी में पाचन, मतलब यहाँ से भोजन क्या आएगा? यहाँ से आगे बढ़ेगा। अब यहाँ से भोजन क्या? ग्रहणी मतलब छोटी आंत में जाएगा, वहां से पाचन होगा। वो कहानी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। ठीक है, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.